नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन 20 रेप केस हो रहे हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े विधानसभा में पेश सरकार के आंकड़ों से सामने आए हैं। पिछले 5 साल में एमपी में रेप केस 19% तक बढ़ गए हैं। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, जहां महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में रेप के मामले 19% बढ़े हैं। ये आंकड़े खुद सरकार ने विधानसभा में पेश किए। मध्य प्रदेश में 2024 में हर दिन 20 रेप हुए। 2020 के मुकाबले 2024 में हुई रेप की घटनाओं में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में एमपी में रेप के 6,134 मामले दर्ज हुए। 2024 में रेप के 7,294 केस दर्ज किए गए। 2020 के मुकाबले 2024 में रेप केस 19% बढ़े। 2023 में एमपी में रेप के 7,202 केस दर्ज हुए थे। 2023 में सबसे ज्यादा रेप केस धार में दर्ज हुए। इंदौर, भोपाल में रेप केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि गुना, अशोकनगर समेत कई जिलों में केस कम हुए। 2021 के मुकाबले 2022 में 11.86% केस बढ़े थे। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में लिखित में विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने ये जानकारी दी। रेप के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। और सबसे चिंताजनक विषय ये है कि झाबुआ जो हमारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, पूरा लगभग 80% जो हमारे अनुसूचित जनजाति के परिवारजन वहाँ रहते हैं, वहाँ पर 158% बलात्कारों की संख्या बढ़ी है। इंदौर जैसे महानगर, कल कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि हमने स्वच्छ प्रदेश बना दिया है और स्वच्छ इंदौर बना दिया है। 108% वहाँ पर बलात्कार बढ़े हैं। बड़ा चिंता का विषय है कि मोहन यादव जी लगातार कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो विकास किस चीज का हो रहा है? विकास निश्चित रूप से हो रहा है, तो वो हो रहा है अपराधों का। रेप के दोषियों को सजा के मामले में भी एमपी पिछड़ा हुआ नजर आया। रेप केस में सजा को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक पिछले 5 साल में अनुसूचित जाति के 2,739 केस में फैसला हुआ। 23% को सजा मिली और 77% मामलों में आरोपी बरी हो गए। अनुसूचित जनजाति के 3,163 केस में फैसला आया। 22% मामलों में दोषियों को सजा मिली और 78% आरोपी बरी हो गए। पिछड़ा वर्ग के 3,982 केस में फैसला आया। 21% को सजा मिली और 79% आरोपी बरी हो गए। सामान्य वर्ग के 1,222 केस में फैसला आया। 18% को सजा मिली और 82% आरोपी बरी हो गए। महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर जहां कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार महिला अपराधों के मामले में सख्त है और ऐसे मामलों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम हो रहा है। एक दौर था कांग्रेस की सरकार के समय ऐसी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती थी। अब प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट लिखी जाती है, तभी आंकड़े और उस पर भी कार्रवाई होती है। चालान भी पुटअप होता है और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। यह काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। इसलिए आंकड़े की वृद्धि जरूर होगी, लेकिन उतना ही दंडात्मक कार्रवाई में भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है तत्परता के साथ। एमपी में रेप के मामलों के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पहले से रेप के आंकड़ों को लेकर एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में फांसी का भी प्रावधान किया गया, तब भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। अब सवाल ये है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब और कौन से कदम उठाने होंगे। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। मुद्दा गंभीर है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कई बार इस पर डिबेट हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर कुछ इसमें से ठोस निकल सके, कंक्लूजन निकल सके तो बेहतर है। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता परसिस पात्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं और मेरे सहयोगी आकाश भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं।
मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर ब्रीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ब्रीज मैम, देखिए आंकड़े जो विधानसभा में आए, वो भी मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े दिए, उससे एक बात तो साफ है कि नंबर खुद गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्थिति बिगड़ रही है रेप के मामलों में। तो सवाल बड़ा सीधा सा, इतने दावे, इतने पॉक्सो एक्ट, फांसी का प्रावधान, ये वो तमाम चीजें, उसके बाद भी अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर तो सब व्यर्थ है, बेकार है। वो तो है। लेकिन देखिए, नंबर बढ़ने की एक बात अगर करूं तो ये है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है। सबसे अच्छी बात है कि जब ऐसा कोई घटना हो जाती है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसकी तुरंत कार्यवाही, उसकी इवन 0 एफआईआर तक होती है। पॉक्सो की बात करूं तो मैं खुद सीडब्ल्यूसी मेंबर रह चुकी हूं, तो पॉक्सो के कार्यवाही बहुत ज्यादा तादाद में हुई है, कार्यवाही भी होती है। दरअसल दिक्कत क्या है कि हम कानून तो बना लेते हैं पर कानून का पालन नहीं हो पाता। हमने फांसी की सजा का कानून बनाया, शिवराज जी की सरकार में उसका बहुत कहना चाहिए उद्घोष भी हुआ कि हम फांसी तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप बताइए एक भी फांसी आज तक नहीं पहुंच पाई है ना। और जब रेप केस जो रेप करने वाला होता है, शोषण करता होता है, उसको पता है कि अब आगे चल के मुझे कुछ खास सजा मिलने वाली नहीं है, लंबा चलेगा केस, कानून का लूपहोल उसको पता है, तो वो ये सारी चीजें होंगी। देखिए, जहां डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, वहां ये सारी चीजें होंगी। जब एक या दो केस एक नजीर बन के पेश की जाए, उसकी सजा दिनों दिन, सालों साल लोगों को याद रहे, तब शायद मुझे लगता है कि इन सब मामलों में थोड़ी लोग कमी करेंगे, या जो शोषण करता है उसको गंभीरता से लेंगे कि नहीं, मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं भाई सोचते हुए भी। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या? वो तो कोर्ट में सालों साल चल रहा है ना केस। फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना केसेस निपटारा कर चुका है, आप उसके आंकड़े भी निकालिए। बहुत ज्यादा नहीं, जो जो केस बहुत ज्यादा कहना चाहिए पॉपुलर हो जाता है, वो केस का फास्ट ट्रैक हो जाता है, वरना वो लूप ऐसे ही चलता आ रहा है बहुत धीमी गति से। हम मानवाधिकार की क्या बात करते हैं, यहाँ पे तो एक नॉर्मल किसी अधिकार का भी हमें पालन करता हुआ कुछ मिल नहीं रहा है ना। हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे अधिकार कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपने जो एग्जीक्यूशन की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जरा इस पर लौट रहा हूं क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होना चाहिए। और मैं कुछ डेटा देख रहा था जब आप ही ने सवाल उठा दिया कि तमाम एक्ट हैं, कानून है, लेकिन उसके बाद होता क्या है। परसिस पात्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परसिस जी, जब ये बात आती है तो फिर मैं देख रहा था, तारीख ये है 14 अगस्त 2004 है, धनंजय चैटर्जी कोलकाता वाला केस, जिसमें 14 साल की लड़की की बलात्कार हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद अभी अगर आप बात करेंगे तो 5 साल पहले निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी, जो एग्जीक्यूशन वाला मामला हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूशन का रेट अगर बढ़ने लगे तो यही एकमात्र तरीका है फांसी, माफ कीजिए, रेप को रोकने का? जी, एनडीटीवी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बहुत ही चिंताजनक जो आज मुद्दा आपने छेड़ा है, और एक नारी होने के नाते बहुत ही सेंसिटिव है ये चीज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट तो बाद में आता है, बट पहले तो है माइंडसेट। जो पुरुष वर्ग का माइंडसेट पहले चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केसेस तो जो दर्ज होते हैं वही तक हम उसका फाइनल से कह सकते हैं, बट व्हाट अबाउट जो केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं, जो मोलेस्टेशन है उसका क्या है? सो ये नेवर एंडिंग है। तो जब तक एग्जीक्यूशन फुल फ्लेज्ड बड़े पैमाने पे न हो, और जब तक इस एग्जीक्यूशन का एक भय ना पैदा किया जाए सोसाइटी में, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ये रेप केसेस या मोलेस्टेशन को हम कर्ब कर सके। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज का ध्यान रखें कि हम सोसाइटी में एक चेंज लाए। और जो केसेस, निर्भया केस है या आरजी का मेडिकल कॉलेज का जो केस है डॉक्टर का, वो बहुत ही दिल दहलाने वाला केसेस हुए हैं। और ऐसे और कितने केसेस के लिए हम वेट करेंगे होने के लिए, तब जाके कुछ हम
एक सेफ्टी देख सकेंगे सोसाइटी में। ठीक, अभी मुझे इसमें बहुत सी चीजें पूछनी है, मैं परसिस जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन जब आपने माइंडसेट की बात की है तो हमारे साथ पैनलिस्ट में डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी हैं जो पेशे से मनोचिकित्सक हैं, वो इसको बेटर हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका डिबेट में। मैम, आपसे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि जो बातें, जैसे मैंने जब ब्रीज मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, इस वजह से हमें आंकड़े भी निकल के सामने आ रहे हैं, यानी कि अब केसेस दर्ज होते हैं। अमूमन सरकारें ये तर्क देती हैं जब भी रेप केसेस बढ़ते हैं कि हम तो बहुत आसानी से केसेस दर्ज हो जाते हैं, कोई नानुकुर या आनाकानी नहीं होती है। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि क्या पुरुष वर्ग ज्यादा एग्रेसिव हुआ है बीते कुछ 20, 30, 40 सालों में सेक्स को लेके या जबरन सेक्स को लेके? दूसरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, या पहले से ही पुरुष वर्ग ऐसा था, अब चूंकि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए हमें यह फैक्ट दिखाई दे रहे हैं? और साथ में इसमें एक चीज और भी जोड़ रहा हूं मैं, बहुत बड़ी डिबेट का टॉपिक है, जो पॉर्न साइट्स हैं या जो पॉर्न स्टफ है वो लीगल होना चाहिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम पॉर्न स्टफ है तो व्यक्ति वहां शांत हो जाता है या खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। पता नहीं मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी वजह से बढ़ रहा है। आप मनोचिकित्सक हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद आसिफ जी। और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या एक ही तरीका है सब रोकने का, फांसी? तो जी नहीं, ये तरीका शायद इकलौता तरीका नहीं है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम क्यों ना समाज की जड़ों से ही शुरुआत करें कि ऐसी जो क्राइम्स हैं उनको हम टारगेट कर सके मानसिकता के द्वारा। तो देखिए, अगर हम पीढ़ियों पर पीढ़ियों की बात करें तो हमेशा से ही पुरुष वर्ग ने महिला वर्ग को एक कमोडिटी या वस्तु की तरह से माना है ना। हम पुराने कितने भी अपने पुराने पुराण पढ़ ले या कुछ भी पढ़ ले, हमने हमेशा यही देखा है कि औरतों के ऊपर जुल्म होता। यदि रावण को राम जी से बदला लेना है तो सीता हरण है, अगर दुर्योधन को अपना अपमान करना है तो और कुछ नहीं है, चीर हरण है। तो इसी तरीके से औरतों के थ्रू, औरतों के द्वारा अपना पुरुषत्व, अपनी पावर, अपनी कंट्रोल दिखाने के लिए औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम्स है वो हमेशा से ही रही है। हाँ, ये कुछ सालों में जरूर बढ़ गया है। बढ़ने के कई कारण हैं। हमारे लाइफस्टाइल जिस तरीके के हो गए हैं, लोग अलग रहने लगे हैं, और क्या कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो भी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, किशोरों के हाथ में जो जा रहा है फोनों के थ्रू, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। जब वो कोई पॉर्न साइट देखते हैं तो उन्हें खेल सा लगता है, हंसी आती है, वो उसको ट्राई करना चाहते, जिज्ञासा है, उन्हें कोई बताने सिखाने वाला ही नहीं है कि भाई ये एक गलत चीज है। एक लड़की ऐसे में क्या महसूस करती है, भले ही उसे कोई सीटी बजाना हो, कहीं पर छूना हो, हाथ पकड़ना हो, ठीक। तो सोशल मीडिया हमारी मूवीज के जरिए, ऐसी साइट्स के जरिए बहुत सी भ्रांतियां ऐसी फैलाता है जिसमें कि औरत सामने नहीं आ पाती है। मानसिकता बहुत बड़ा, पेट्रियार्की या पितृसत्ता जो एक मानसिकता है जो हमेशा से चली आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और कुछ सालों में देखिए, अब ये तो 100% किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि ये बढ़ा है या रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है, परंतु हाँ, समाज में आज लड़कियां, औरतें सामने आके ये कह पा रही हैं कि हमारे साथ ये दुष्कर्म हुआ है। परंतु अभी भी जो नंबर या आंकड़े हमने शेयर किए, आपने हमसे शेयर किए, वो अभी भी बहुत कम है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो समाज के डर से रिपोर्टिंग नहीं करती, या परिवार वाले उन्हें छुपा देते हैं, कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ उसको झेलती रहती हैं साल दर साल। तो ये आंकड़े अभी भी कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने खुद ही कलकत्ता का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया। तो औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम है, ये किसी लोकेलिटी, किसी कंट्री, किसी सिटी, किसी शहर तक लिमिटेड नहीं है। तो ऐसा तभी होता है जब एक मानसिकता में जड़ से ही कमजोरी। ठीक बात है। अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा कि 8 से 12 क्लास तक के लोगों को एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी सेक्स के बारे में, क्या सही क्या गलत। ट्रेन्ड डॉक्टर्स जो इस विषय पे जानकारी रखते हैं वो स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे। मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा। ये 2 दिन से न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। परंतु कहीं ना कहीं समाज, हम फेल करते हैं। जैसे 2 दिन पहले ही एक अखबार में खबर आई थी कि एक जज ने कहीं ये फैसला सुनाया है कि एक माइनर, एक नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को छूना, उसके पजामे के नाड़े को खींचना किसी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं है, ये खेल है, वो रेप नहीं है। तो यदि इस तरीके के एग्जाम्पल सोसाइटी में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, न्यूज में डिस्कस हो रहे हैं, तो जो पुरुष इस तरीके की मानसिकता या मनोवृत्ति रखते हैं, उत्तेजित है ना, या खेल करने वाले या क्यूरियोसिटी, वो कैसे रुक पाएंगे?
तो केवल ये पोर्नोग्राफी तो नहीं। आपका कहना वाजिब है। मेरे पास क्योंकि अभी अरविंद खरे सर हैं, मैं उनके पास एक रिटायर्ड डीएसपी, उनसे एक लेना चाहूंगा उनका एक व्यू। अरविंद सर, आप सर्विस में रहे, कभी ऐसा हुआ होगा कि अचानक से कोई एक ऐसी बाढ़ सी आ गई होगी जब सीनियर ऑफिशियल्स का आप पर प्रेशर होगा कि भाई रोकिए इस तरह की घटनाओं को, ये क्या वहशियत फैली हुई इलाके में। उस वक्त आप क्या करते थे? सबसे मुफीद तरीका क्या होता था इस तरह की घटनाओं को रोकने का? या आपको खुद नहीं समझ में आया कि क्या क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है, या कोई है आपके पास फुल प्रूफ प्लान? आसिफ भाई, मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस हेडक्वार्टर के हमेशा से निर्देश रहे हैं कि कोई भी महिला थाने में रिपोर्ट करने आए, सबसे पहले उसको पंजीबद्ध कर क्राइम रजिस्टर्ड किया जाए। जी। जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता है मध्य प्रदेश में 2 3 4 5 साल से, वो सरकार की संवेदनशीलता है और पुलिस की निष्पक्षता है। लेकिन अब दूसरा जो आंकड़ा आपने दिया है कि 80% केस एक्यूटल होते हैं, इस संबंध में मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जो पास्को वाले केस है बच्चों वाले, वो तो सही रहते हैं और उनमें कन्विक्शन होता है। और जो 80% एक्यूटल हो रहा है, इसमें हरिजन आदिवासी इनको बलात्कार की रिपोर्ट करने साथ ही इनको 1 लाख रुपए की शासन सहायता देती है। एक तो उसकी लालच में फर्जी रिपोर्टों की बाढ़ आई है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद ये हॉस्टल होती हैं जो महिलाएं जो ब्लैकमेल करके बलात्कार की रिपोर्ट थानों में लिखा देती, क्योंकि पुलिस की एक मजबूरी है, रिपोर्ट उनको लिखना ही पड़ेगी। और फिर वो पैसे लेके, एक तो सरकार से मदद मिलती है और फिर क्या है, मुलजिम से पैसे लेते हैं और हॉस्टल हो गए, केस एक्यूटल हो जाते हैं। तो 80% का आंकड़ा दे रहे एक्यूटल का इसी कारण है। हाँ, पास्को वाले केस को मैं जरूर मानता हूँ, उसमें थोड़ा बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं तो होती है, 80% वाला जो मामला है जिसमें आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आसान शब्दों में कह दूं कि ज्यादातर केसेस में जब हम देख रहे हैं, जातिगत नहीं जाता, लेकिन अगर आप देखें तो एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल, सब में करीब करीब 18 से 20% मामलों में दोषी सजा तक पहुंचते हैं और 80% लोगों को सजा नहीं मिलती है। तो क्या इसमें जांच अधूरी रह जाती है, उतनी मजबूत नहीं हो पाती, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, या ये केस ही फर्जी होते हैं अरविंद सर? जांच बहुत बढ़िया होती है, साइंटिफिक एविडेंस से पुलिस चालान पेश करती है। लेकिन महिलाएं हॉस्टल जब कोर्ट क्या है, साक्ष्य के आधार पर सजा देती है, भावना में नहीं बहती है। कि जब कोर्ट में जब महिला फरियादी हॉस्टल हुआ थी, नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो न्यायालय कुछ नहीं कर पाती, न्यायालय के हाथ बन जाती। न्यायालय कभी कभी ऐसा होता है, उस महिलाओं के खिलाफ झूठी पुलिस रिपोर्ट करने की धारा 211 में परवाह चलाने की आदेश देती है। लेकिन मेन उसमें क्या है, महिलाओं का बदलना। पुलिस साक्ष्य में बहुत स्ट्रांगली करते हो ज्यादातर। मैं फिर आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये पैसे मिलने के बाद बदलाव आता है, या किसी तरह का आरोपी दबाव रहता है और दबाव में बदल जाती है महिलाएं? नहीं नहीं, पैसे शुरू में मिलते हैं 1 लाख रुपए, जो मैक्सिमम संख्या बता रहा है, जो कुछ जिले बताया ना, धार वगैरह, मैं वहाँ का सीएसपी भी रहा हूँ। और कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जिनके संबंध में स्टाफ बताता कि सर ये इसकी तीसरी रिपोर्ट है, ये पहले भी 3 बार ये बलात्कार की रिपोर्ट लिखा चुकी, सामूहिक बलात्कार की। अब मैं क्या बताऊं, पुलिस की मजबूरी, पुलिस की थोड़ा सबसे सा बड़ी ये मुझे मजबूरी लगता है कि विवादित चीजें हो रही हैं इसमें अब, क्योंकि इसमें बहुत गहन स्टडी की आवश्यकता है कि कितने केसेस महिलाओं के पैसे की वजह से इस तरह की, क्योंकि आपने जब कहा कि तीसरी घटना है किसी महिला के साथ, तो वो क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर वो पेशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये भी अपने आप में बहुत गहन टॉपिक है। आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मैं आपको कई सालों से जानता हूं, आप भी मुझे जानते हैं, हमारी पारिवारिक परवरिश हमें ऐसी मिली है कि महिलाओं का सम्मान हमारा ईमान है। लेकिन एक घटना मुझे याद आती है, भोपाल की ही अतुल भालसे वाली, उसमें माता और बहन आरोपी की, जो तो अब दोषी करार दिए गए हैं, उन दोनों ने अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश की, उनको भी सजा मिली है। तो जिस घर में मां और बहन अपने रेपिस्ट बेटे और भाई को बचाने के लिए दिन रात एक कर दे, एड़ी चोटी का जोर लगा दें, तो हम कैसे ये माने कि परिवार में मां और बहन की जो सीख होनी चाहिए, वो सीख तो छोड़िए, इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये कुंठित और कुत्सित मानसिकता का परिचय भी है, क्योंकि
जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो घटना बहुत विभत्स थी। एक मासूम जिसकी उम्र 3 से 5 साल के बीच में होगी, उसके साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और शव छुपाने के लिए उसके शव को पानी की टंकी में मरोड़ कर रखा गया और इसमें उसकी माँ और बहन दोनों हिस्सेदार थी शव को छिपाने में, यानी कि जो पूरी घटना थी उसे छिपाने में। और बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी जो परवरिश है वो हमें आगे किस तरीके से बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा हमारी परवरिश पर तय करता है। और यही वजह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी परवरिश में बच्चों को रखा जाए, चाहे वो बेटियां हों या बेटे हों। जो अभी तक चर्चा चल रही थी, चाहे वो ब्रिज मैप की बात हो कि ये आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, इसके बाद हमने और सुना कि लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों की मानसिकता बदले। जब तक सामान्य लोगों के बीच में ये मानसिकता नहीं बदलेगी, वो फिर हम आंकड़ों को गिराने के फेर में सरकार चाहे जितनी भी कोशिश करे वो संभव नहीं है। पूर्व डीएसपी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई फर्जी केसेस दर्ज हो रहे हैं, ये भी अपने आप में चिंताजनक है। मैं संभवतः ये पहली बार सुन रहा हूं कि लोग पेशे के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी लाभ लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए तो बाकायदा राज्य सरकार को नया प्रावधान करना चाहिए। अगर ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं, बाद में वो फेक निकल रहे हैं, तो इन्हें इस डेटा से बाहर किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये कम से कम 1.5 गुना रिकवरी तो मारनी ही चाहिए अगर इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को भी ऐसी सबक मिले कि दोबारा वो इस तरह की घटनाओं में ना लिप्त हों। जब हम अभी तक के आंकड़े देख रहे हैं, आंकड़े एक तरफ हैं जिसमें 80% जिस बात का आप जिक्र अभी कर रहे थे, लोग बरी हुए हैं। ये बरी होना इसके बाद, क्योंकि एमपी में फांसी की सजा का प्रावधान है, अतुल भालसे वाले केस में भी सजाए मौत का ऐलान हुआ, इसके बावजूद उससे फांसी कब होगी कोई तय नहीं। इसके पहले भी कई घटनाओं में, रेप की घटनाओं में फांसी की सजा का ऐलान, सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन हुआ नहीं। तो एक नजीर पेश होनी चाहिए। ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एजेंडा पिछली सरकार ने अपनाया था कि लोगों को घर को गिराया जाए। अपराधी अगर आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो दूसरी बार इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। कई बार इससे कोशिशें की गई, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो कोशिशें काम यही तो डिबेट और यही वजह है कि मामले पॉइंट है मामले दर्ज हो रहे हैं। आकाश इतना कुछ करके देख लिया, पॉक्सो, फांसी का प्रावधान, बुलडोजर एक्शन, फिर भी अगर आंकड़े कम नहीं हो तो चिंता की बात है। परसिस मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं इस बात की बिल्कुल इसको सहमति नहीं प्रदान कर रहा या इत्तेफाक नहीं रखता कि आप रोशनाबाद चौराहे पे जेसीबी खड़ी करके 4 रेपिस्ट को एक साथ टांग दो। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि दिल्ली में आप 4 रेपिस्ट को सरेआम टांग दो, जैसा कि गल्फ कंट्रीज में हमने देखा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या फांसी की सजा का एग्जीक्यूशन बढ़ने से रेपिस्ट के मन में यह बात आएगी कि नहीं भाई, जान भी जाएगी, जान चली जाएगी, फांसी की सजा हो जाएगी और सिर्फ सजा नहीं होगी, एग्जीक्यूट भी हो जाएगी? जी, ये जो एक भय पैदा करने वाली जो बात है, एक फांसी देके ये कितनी हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि आज की तारीख में सोसाइटी में तो यही पता है कि 10-15 साल तो वैसे ही निकल जाएंगे जस्टिस आने में, और क्या जस्टिस आएगा ये पता नहीं है। इसीलिए ये दौरान जस्टिस इतना डिलेड है कि इट्स ऑलमोस्ट डिनाइड। तो इसीलिए ये हौसला और बढ़ते जा रहा है रेपिस्ट के मन में कि कुछ नहीं हो सकता है मेरे साथ। ये क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है परसिस मैम, जरा इस पर मैं जल्दी रिएक्शन ले लेता हूं। और चूंकि मानवाधिकार डॉक्टर सुगंधा मैम देखते, माफ कीजिए, मानवाधिकार डॉक्टर ब्रीज मैम देखती हैं। ब्रीज मैम, आपसे एक सवाल है मेरा। मैं एक टैक्स पेयर हूं, मेरी सैलरी से अच्छा खासा टैक्स कटता है। मैं क्यों चाहूं कि 3 साल की बच्ची का रेप करने वाला जेल में मेरे पैसों की रोटी खाए? मैं क्यों चाहूं? सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा, मुझे पता नहीं, मैं अग्रेसिव हो रहा हूं, लेकिन मैं क्यों चाहूंगा? हाँ, बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। इस पर देखिए, सारी चीजें सरकार तो कर नहीं सकती। मुझे लगता है हमें और आपको और समाज को मिलकर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो मर्डरर हो, वो वाकई में हमारी टैक्स और हमारे पैसों से ही वहां पे ऐश कर रहा है। और इतना लंबा, जैसे अभी मैडम ने कहा कि डिलेड इज डिनाइड, वो फैक्ट है। और कम्युनिटी एंगेजमेंट क्यों नहीं होता यहाँ पे? पुलिस की जो कार्रवाई है वो सख्त क्यों नहीं होती है? त्वरित और तुरंत कार्रवाई ही हमेशा जस्टिस को प्रदान करेगा। जैसे ही ढीला होता है, टाइम जाता है, आप देखेंगे प्रूफ कमजोर होते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा ना,
कोर्ट में एक छोटे छोटे से वजह से भी जस्टिस नहीं मिल पाता है। प्रूव हो जाता है कि नहीं, उसने इस तरीके से नहीं छुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा। नहीं, और इस तरह के मामले में सीसीटीवी कॉल, डीएनए, ये तो हार्ड चीजें हैं, लेकिन वक्त के साथ ठीक है आपने, बाकी सबूत तो गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। सुगंधा मैम, मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं आपसे। हमें जो रेपिस्ट हैं उनके मानवाधिकारों की चिंता है, हम उनकी चिंता कर लेते हैं कि नहीं पूरा जस्टिस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस बच्ची के बारे में क्या, उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या, जो मर चुकी है, जिसके माँ बाप रोज कोर्ट जा रहे हैं और वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेपिस्ट को फांसी मिली कि नहीं मिली, उसके ह्यूमन राइट का क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो विक्टिम है, जो उसके परिवारजन है, वो जो तिल तिल कर रोज मरते हैं। देखिए, एक विक्टिम है, अभी हमने बात की, सर ने बात कही कि जी वो बदल जाते हैं बयान कर, आपने सवाल उठाया कि बदलने का कारण क्या सिर्फ पैसा मिलना है। आप एक बात बताइए, एक विक्टिम जब घंटों अस्पताल में बैठ के वेट करती है कि उसका एग्जामिनेशन होगा, रिपोर्ट बनेगी, बार बार डॉक्टर वाले, पुलिस वाले बार बार एक ही बात उससे जब पूछते हैं और हर दिन उसको वो सामना करना पड़ता है, चाहे वो औरत हो, महिला हो, बच्चे हो, परिवार हो, तो उनकी राइट्स का तब क्या है? उनके लिए कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, सेफ्टी सिस्टम नहीं है, कंपैशनेट सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में रोज करते करते वो क्यों ना बैक डाउन हो? नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन यहां से दो बातें और निकलती हैं। एक, जो अरविंद सर ने कहा था कि अगर इस तरह के फर्जी केसेस दर्ज हो रहे हैं तो इसमें फिर जो वो पुरुष है जिसे फर्जी आरोपी बनाया गया वो भी पीड़ित है, फिर उसकी भी ह्यूमन राइट्स है। और चूंकि अगर एक बार एक शख्स पर रेप का आरोप लग गया तो उसका समाज में उठना बैठना रहना दूभर हो जाता है। हमने कई तरह के इस मामले में सुसाइडल मामले देखे हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कभी किसी रेप पीड़िता से पूछेगा कि कितना वो दर्दनाक, अगर कभी पढ़ सके तो पढ़िएगा, वो अब तो टेस्ट भी फिर भी ठीक हो गए, पहले वो 2 फिंगर टेस्ट और बाकी चीजें वो इतनी ज्यादा बेकार थी कि वो अपने आप में एक प्रताड़ना थी रेप पीड़ितों के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि अगर आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये आंकड़े इसलिए गिरेंगे कि उन पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए नहीं कि अब वो रिपोर्ट होने बंद हो रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ, संभावना के साथ हम इस डिबेट को कंक्लूड कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, अरविंद सर, ब्रीज मैम, सुगंधा मैम, परसिस मैम, बहुत धन्यवाद। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार में तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।